Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2022 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को स्टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर टीएनए का पीडीएफ मिल जाता है। देखो इस तरीके से अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये तीनों चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एक के आगे दीपक यादव एजुकेशन आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर ही आपको 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको टीएनए का पीडीएफ, द हिंदू का पीडीएफ और साथ ही साथ में डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह भी करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ये डिस्कशन आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितने भी आर्टिकल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है। डिटेल्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग बन सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। मतलब वो आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आता है तो उन क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। देन उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया है तो आप लोग दबाकर सपोर्ट कर सकते हो। आज का हमारा अगेन टारगेट है 2K प्लस लाइक का, तो 1 सेकंड लगेगा, आप ये काम ज़रूर कर सकते हो। देन ये है हमारा सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हो चुका है। रिसेंट डेज में ज्ञानवापी जो मस्जिद है ये कंट्रोवर्सी में आया और इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक एक्ट चर्चा में आ चुका है। उस एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है ये क्या है, क्या क्या बोलता है, मॉस्क, टेम्पल, इन सारी चीज़ों को लेकर वो सारी बातें आपको मैं इस आर्टिकल में कवर करवाऊंगा। हुआ क्या, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को डिटेल से समझाया है। एक्सप्लेन सेक्शन पर इसने कवर किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है प्लस इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। उसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस का मैंने पूरा आर्टिकल लगा दिया है, ये एक्सप्लेन सेक्शन पर दिया गया। ये सारी बातें आगे मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दी हैं, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल से समझेंगे। उसके साथ साथ न केवल इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू ने भी अपने एक्सप्लेनर सेक्शन पर ही ज्ञानवापी डिस्प्यूट के बारे में समझाया, प्लस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि आखिरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है। और आपको पता होगा ये आर्टिकल परसों के द हिंदू के वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था। क्यों डिस्कस नहीं किया था, मैंने आपसे वहाँ पर बोला था कि अभी इस आर्टिकल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाना बाकी है। जैसे ज्ञानवापी मॉस्क का जो इतिहास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम से प्लस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं आपको ज्ञानवापी मॉस्क का जितना भी यहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल है गूगल पर वो सारी हिस्ट्री मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ जो कि डिस्कस करूँगा और फिर साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है। देखो मुद्दा यहाँ पर यह है ना, मुद्दा यह है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये कंट्रोवर्सी में इसलिए आया क्योंकि रिसेंट डेज में इसकी वीडियोग्राफी सर्वे होता है। अभी जो सर्वे होता है इसके दौरान यहाँ पर एक शिवलिंग मिलता है। अब शिवलिंग को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी बोलती है कि मॉस्क को हटाया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉस्क को हटाया जा सकता है या नहीं जाया सकता। ये सारी बातें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर लिखी गई हैं और कैसे कैसे यहाँ पे प्रोविजंस मेंशन्ड है। अगर हटाया जा सकता है तो वो किस बेसिस पर हटाया जाएगा और नहीं हटाया जा सकता तो वो क्यों नहीं हटाया जा सकता। ये बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जीएस पेपर 1 के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का टॉपिक है, ये आपके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। तो इसी टॉपिक से आप लोग इस करंट इशू को रिलेट कर पाओगे। मैं साथ ही साथ सिलेबस के थ्रू आपका टॉपिक लिंक करता हुआ चलूंगा। तो मुद्दा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हाँ ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर एक डिस्प्यूट ये देखने को मिला, वीडियोग्राफी हुई, शिवलिंग मिला। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है, देखो शिवलिंग जो मिला है ना ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मीडिया रिपोर्ट बोलती है। अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट है इसी के थ्रू पता चलता है कि हाँ ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो वुजू खाना है, वुजू खाना क्या होता है, जहाँ पर नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरीके से उस पानी के अंदर में एक शिवलिंग है।
हालांकि यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनका कहना यह है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। तो अभी इसी को लेकर सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट जारी करी गई हैं, कोई भी कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। तो इसी के चक्कर में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उसी कंट्रोवर्सी के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चर्चा में आया। और अभी मुद्दा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं अभी इसकी सुनवाई करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसकी सुनवाई फिलहाल करने वाला है। और इस मुद्दे को अभी जो वाराणसी का लोकल कोर्ट है इसके उसको बोला है कि भाई अभी आप कोई भी डिसीजन मत देना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको अभी थोड़ा सा देखेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई नया मुद्दा निकल कर आ सकता है, तो वो बात अलग है। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश होंगे तो वो सब आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन हमारा अभी मेजर फोकस होने वाला है इस आर्टिकल के अंदर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये है क्या? देखो, इस एक्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में जानना ज़रूरी है। इस मस्जिद के बारे में आप लोग जानोगे, कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। देखो, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आपने कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पढ़ी होंगी। डिटेल्स में सबसे ज़्यादा आपको ये पता होगा कि 1699 में जो मुगल शासक औरंगजेब है, इसने यहाँ पर यह मंदिर तोड़वाकर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इतिहास में यहाँ से आपको शुरुआत से मालूम है कि मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन इससे भी पहले का इतिहास है यहाँ पर, उससे भी पहले मंदिर हुआ करता था। तो काफ़ी बार यहाँ पे मंदिर बना, फिर उसको तोड़ा गया, फिर उसके बाद में वहाँ पे मस्जिद बना। देन उसके बाद में जो करंट टाइम पर, जो आज के टाइम पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया है, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे ये क्यों चर्चा में, मैंने आपको बता दिया। ये सारे डिस्प्यूट्स आपने देख लिए कि वहाँ पे शिवलिंग मिलता है और उस एरिया को, जहाँ पे शिवलिंग मिलता है उस एरिया को सील करने का ऑर्डर आ चुका है वाराणसी कोर्ट की साइड से। वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब मैं आपको पहले लोकेशन दिखाता हूँ किसकी, काशी विश्वनाथ टेम्पल की और ज्ञानवापी मस्जिद की। जब आप लोग वाराणसी जाते हो तो वाराणसी में आपको यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिलेगा और ज्ञानवापी मस्जिद के बराबर में ही आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्पल है, ये मस्जिद है, दोनों बराबर में है, दोनों यहाँ पर सटे हुए हैं, ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे सीधा सीधा इस मैप के अंदर में। अब ये भी देख पाओगे, इधर यहाँ पे मस्जिद है तो इधर यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सटे सटे ये बने हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा और देखो तो पिछले साल भी काशी विश्वनाथ टेम्पल चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपको मालूम होगा, पिछले साल नहीं इसी साल, तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि काशी विश्वनाथ टेम्पल से कॉरिडोर को बनाया गया है, एक नया कॉरिडोर बनाया गया जो कि यहाँ पर सीधा हमारे गंगा नदी को कनेक्ट करेगा। कॉरिडोर कैसा होने वाला है तो आपको इस प्रकार से पता होगा। ये सारी बातें बेसिक सी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप लोग पिछले सिचुएशन से कनेक्ट कर सको। पीछे से लेकर चलोगे, बेसिक से लेकर चलोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है। अब इस टेम्पल को जब आप देखते हो तो पहले यहाँ सब जगह पर घर ही घर हुआ करते, जैसे यहाँ पर सारे घर हैं वैसे घर हुआ करते थे। तो अभी बीच में इन घर को हटाकर इन लोगों को कहीं पर दूसरी जगह पर जगह देने के बाद में ये एरिया पूरा खाली छोड़ा। खाली छोड़ने के बाद में डायरेक्ट ही इधर आप देख पाओगे, इधर घाट से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर सीधा स्नान करो, स्नान करने के यहाँ पर आके मंदिर में जो है अपना एक तरीके से जो भी पूजा वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कॉरिडोर बनाया गया था, इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है रिसेंटली, आपको पता होगा। तो ये तो हो गई हमारी पिछली न्यूज़। अभी इसको हम लोग आगे और कनेक्ट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हुआ चलूँगा। इधर आपको मस्जिद देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जो ये मस्जिद है इसी के अंदर ये सर्वे वगैरह होता है और सर्वे के दौरान यहाँ पे मैंने आपको बताया ना वज़ू खाना, जहाँ पर हाथ पैर धोए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। देन यहाँ पर आपको इस प्रकार से शिवलिंग देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर निकल कर आता है। और मीडिया की रिपोर्ट क्या बोलती है कि यहाँ पर ये शिवलिंग है। हालांकि यहाँ पर दूसरे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे टेक केयर हैं उसके मॉस्क के, उनका कहना ये है ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। हालांकि आप देख पाओगे इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको लेकर आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर एक तरीके से जब बोला गया कि जब वहाँ के केयर टेकर ने बोला ये एक फाउंटेन है, तो जो भी सर्वे वगैरह कर रहे थे उन लोगों का कहना ये था कि आप यहाँ पर क्या करो, एक स्टिक को डाल के देखो, अगर फाउंटेन होगा ये तो एक अंदर तक इसमें होल होगा, है ना, और यहाँ से पानी निकलता होगा। लेकिन क्या हुआ, स्टिक को डाला गया लेकिन ये फाउंटेन नहीं निकला। यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्टिक जो है थोड़ा सा अंदर तक गया, यहाँ तक, जितना ऊपर का ये सीमेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है सिर्फ यहाँ तक स्टिक गया, इसके अंदर नहीं जा पाया। तो इसी वजह से यहाँ पर वाराणसी के सिविल कोर्ट ने, जो उनका लोकल कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके एरिया को पूरी तरह से सील करने को बोल दिया कि ये जो आसपास का एरिया है इसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए।
तो ये इशू हमारे पास अभी मीडिया रिपोर्ट के थ्रू आए। मैं बार बार मीडिया रिपोर्ट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसी के थ्रू हमारे पास ये इश्यूज़ पता है। अभी भी कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पर इसको लेकर नहीं मिली है। अब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, इसको लेकर इतिहास क्या बोलता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इतिहास आखिरकार क्या रहा है। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल आज के टाइम पर आप लोग देखते हो, ये एक सबसे फेमस टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। और ये टेम्पल यहाँ पर ऐसा टेम्पल है जहाँ पर आपको 12 में से एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। हमें पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग्स देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा सोमनाथ, मालक, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, तो ये सारे ज्योतिर्लिंग्स वाले आपको जगह देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ का नाम भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो एक ज्योतिर्लिंग आपको काशी विश्वनाथ में देखने को मिलेगा। अब काशी विश्वनाथ के अंदर यहाँ पे जो मेन डीटी हैं वो यहाँ पे विश्वेश्वरा हैं, जो कि यहाँ पर भगवान शिव के एक अवतार आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, पहली बात काशी विश्वनाथ टेम्पल से संबंधित। अब इस टेम्पल के बारे में जब हम लोग और पहले चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमें क्या पता है 1669 से लेकर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन 1669 से पहले की भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन से कुछ पिक्चर्स मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। वो सब आपको इंटरनेट पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग पहले की बात करें, लगभग 1194 ईयर 1194 की यहाँ पे बात है। ये जो ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था, ये वहाँ पर आज के टाइम पर जो ज्ञानवापी मॉस्क बना हुआ है, उस जगह पर एक विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था। उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के थ्रू। और ये डिस्ट्रॉय कब किया गया? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर क्या किया था, राजा ऑफ कन्नौज को हरा दिया था। ठीक है, जब इन्होंने राजा ऑफ कन्नौज को हरा दिया और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने उस विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ दिया। फिर से सुनना, मैंने अभी आपको जो पिक्चर्स दिखाएं, ये पिक्चर आप लोग ज़रा ध्यान से देखना। अभी तक मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बताया कि इधर आपको ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जो मॉडर्न टेम्पल है, जो आज के टाइम पर स्थित है, वो देखने को मिलेगा। इधर ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिलेगा। लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पर मस्जिद ना होकर उस समय पर यह मंदिर ही हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया, आप देख पाओगे, ये ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के थ्रू। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब कहानी आगे आती है, 1230 तक हम लोग पहुँचते हैं। तो 1230 में क्या होता है, जो ये टेम्पल है इसको वापस से रिबिल्ड किया जाता है, वापस से बनवाया जाता है गुजराती मर्चेंट के थ्रू। एक गुजराती मर्चेंट थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा दान देने के बाद में यहाँ पर इस मंदिर को बनवाया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के टाइम पर इस मंदिर को वापस से बिल्ड किया गया, वापस से बनवाया गया। अब होता है क्या, ये जो टेम्पल है इसको फिर से तोड़ दिया जाता है। मतलब कि एक बार यहाँ पे तोड़ा गया, यहाँ पे वापस से बनवाया गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे फिर से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब 2 जनों का रूल होता है उस समय पर, 1447 से लेकर 1458 तक हुसैन शाह शर्की और 1498 से लेकर 1570 तक सिकंदर लोधी। तो इन दोनों के किसी एक के शासन में यहाँ पर ये जो टेम्पल है इसको दोबारा से तोड़ा गया था। अब ये नहीं पता, इसमें तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे स्वराज्य की एक रिपोर्ट है, गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो, उसी रिपोर्ट से मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करी है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि आप लोग देख पाओगे कि इन दोनों के शासन के टाइम पर इस टेम्पल को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पल एक बार डिस्ट्रॉय किया गया, इसको वापस से गुजराती मर्चेंट के थ्रू बनाया गया एक बहुत बड़ा दान देकर। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे फिर से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब डिस्ट्रॉय दोबारा करने के बाद में इस टेम्पल को फिर से बनाया जाता है। अब दोबारा टेम्पल कौन बनाता है, यहाँ पे 2 व्यक्ति निकल कर आते हैं, राजा मानसिंह और राजा तोडरमल। ये 2 व्यक्ति आते हैं जिन्होंने अकबर के शासन के टाइम पर यह मंदिर बनवाया था। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर बोला जाता है इस टेम्पल को अकबर ने बनवाया था। नहीं, अकबर ने नहीं बनवाया था, ये अकबर के शासन के टाइम पर ही 2 व्यक्ति थे, राजा मानसिंह और राजा तोडरमल। राजा तोडरमल जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर इन टेम्पल को बनवाया, यानी इस टेम्पल को दोबारा से बनाया गया अकबर के शासन में। लेकिन इस टेम्पल को जब ये तीसरी बार बन गया, उसके बाद आप देख पाओगे फिर से इसको तोड़ दिया गया। अब ये कहानी आती है 1669, जहां से आप लोग पढ़ते हो। 1669 से आप लोगों ने पढ़ रखा है इस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन 1669 में होता क्या है, अब बाद में इस टेम्पल को फिर से तोड़ दिया जाता है औरंगजेब के थ्रू। औरंगजेब ने यहाँ पर फाइनली इस पूरे टेम्पल को तोड़ने के बाद में एक मॉस्क यानी एक मस्जिद एस्टेब्लिश कर दिया था, मस्जिद यहाँ पे बना दिया था, जो आज के टाइम पर ज्ञानवापी मॉस्क या ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बता दिया ना, जो आज के टाइम पर मस्जिद दिख रहा है वो इस प्रकार से यहाँ पर उस टेम्पल को तोड़कर उसकी जगह पर ये मस्जिद बनवाया गया था। अब यहाँ पे जो ये ज्ञानवापी मस्जिद है या ज्ञानवापी मॉस्क है, वहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था। इसके पीछे 3
ठोस एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा भी यहाँ पर रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। 3 ठोस एविडेंस कौन कौन से हैं? पहली चीज़ तो यहाँ पर ये जो नाम है ज्ञानवापी खुद, ये ज्ञानवापी यहाँ पे संस्कृत से लिया गया नाम है, जो कि यहाँ पर मॉस्क के लिए नहीं रखा जाता। और ये यहाँ पे ज्ञानवापी नाम पता है किसी से संबंधित था? उस पूरे के पूरे टेम्पल में, जो टेम्पल हुआ करता था जिसको तोड़कर बाद में मॉस्क बना, इस पूरे टेम्पल के अंदर में जो ज्ञानवापी नाम का एक वेल, आपको एक कुआं देखने को मिलेगा, एक विजडम वेल, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर आप लोग देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये ज्ञानवापी वेल हुआ करता था, क्लियर हुआ। और मुगल जो भी यहाँ पे औरंगजेब के अंडर में थे, इनका जो भी इन्वेजन हुआ, इन्होंने यहाँ पर अटैक किया, उसके बाद में यहाँ पर इस सब चीज़ों को तोड़ दिया था। वो सारी चीज़ें हमने देखी। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग हुआ करता था। बोला यह जाता है कि जब अटैक किया जा रहा था, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो उस समय पर जो मेन वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, ज्योतिर्लिंग को उठाया। उठाने के बाद में यहाँ पर वो इसी कुएं के अंदर कूद गए थे, ठीक है। इसी कुएं के अंदर कूद गए थे उस लिंगम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बोला जाता है कि यहाँ पर अभी भी वो ज्योतिर्लिंग अभी भी यहाँ पर स्थित है, बट यहाँ पर ऊपर से इसके बड़ा सारा जो मलबा वगैरह वो जम चुका होगा। हालांकि पहले जैसी सिचुएशन नहीं होगी, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो इसी कुएं के ऊपर यहाँ पर आपको ये मस्जिद बना हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग ज्ञानवापी मॉस्क बोलते हैं। तो पहला एविडेंस तो यहाँ पर यह बोला जाता है कि इसका जो नाम है उससे यहाँ पर कुछ और प्रतीत होता है। पहला एविडेंस ये हो गया। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पर यह देखने को मिलता है, जब आप लोग ज्ञानवापी मॉस्क को देखते हो तो इस ज्ञानवापी मस्जिद की जो पीछे वाली दीवार आपको ये दिख रही है, इस दीवार पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर है। जहाँ पे टेम्पल्स के अंदर ऐसे पिलर्स हुआ करते थे, जो भी टेम्पल्स का आर्किटेक्चर हुआ करता था उस समय पर यहाँ पर इस प्रकार के पिलर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रखना, जो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक सेकेंड एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, क्योंकि ये यहाँ पर टेम्पल के आर्किटेक्चर वाले पिलर्स नजर आते हैं। इसी को तो लेकर एक बवाल हुआ था यहाँ पे, अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। अभी जब हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आएंगे ना, तब मैं यहाँ पे आपको इसकी कहानी बताऊंगा। तो ये तो हो गया दूसरा एविडेंस। फिर तीसरा एविडेंस, तीसरा यहाँ पर यह है, बोला जाता है कि आप इस टेम्पल के पास में नंदी महाराज को देखोगे। अब यहाँ पे नंदी महाराज का जो यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैचू बना हुआ है, उनका जो मुंह है, इनका जो फेस है, वो इस टेम्पल की तरफ है। और बोला जाता है कि मान लो यहाँ पर शिव जी हैं, शिव जी के सामने यहाँ पर आप देख पाओगे नंदी महाराज का फेस रहता है। अब यहाँ पर कौन है, तो नंदी आपको पता होगा, हमारे शिव जी के यहाँ पे शिव जी की सवारी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो इनका जो फेस है वो टेम्पल की साइड में है, तो कहीं ना कहीं इनका जो फेस है वो यहाँ पर अभी जो ज्ञानवापी मॉस्क है उधर की साइड में है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये प्रतीत होता है कि उस समय वहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, क्योंकि ये जो स्टैचू ये नहीं हटाया गया, बाकी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और ये यहाँ पर पूरी तरह से मॉस्क को बनवाया गया, लेकिन बाद में यहाँ पर ये पीछे वाली दीवार को रहने दिया। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता हो गया कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी उस समय जब औरंगजेब ने यहाँ पर इस मॉस्क को बनवाया, ठीक हो सकता है प्रॉपर पैसा ना हो जिसकी वजह से इस मॉस्क को बनवाया गया। तो यहाँ पर जो दीवार है, ये पहले वाली जो पीछे वाली दीवार है वो एज इट इज़ रहने दी हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये तो हम लोगों ने ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में और उसका टेम्पल से क्या रिलेशन है वो हमने कवर किया। अब उसके बाद में करंट सिनेरियो आता है कि भाई आज के टाइम पर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको दिख रहा है, मॉडर्न टेम्पल, क्योंकि आपका कहना ये होगा कि भाई यहाँ पर ये बताओ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बताओ कि चलो यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से मॉस्क को बना दिया गया, लेकिन ये जो बराबर में काशी विश्वनाथ नाम का टेम्पल जो आज के टाइम पर स्टैंड करता है, इस टेम्पल को किसने बनवाया, ये बराबर में कैसे बनाया गया, इसके बारे में बताओ। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब मैंने आपको बताया मॉडर्न टेम्पल के बारे में। जो करंट टाइम पर काशी विश्वनाथ टेम्पल है, इसको बनाया गया है जय सिंह द्वितीय के थ्रू। जय सिंह टू यहाँ पर इनका नाम है, तो जय सिंह द्वितीय हैं। इस टेम्पल को वापस से बनाया जाता है, लगभग चौथी बार इसको बनाया जाता है। कि मैंने आपको बताया ना, काफ़ी बार बना टूटा, तो चौथी बार यहाँ पे राजा जय सिंह द्वितीय यहाँ पर इसको बनाते हैं। अब जय सिंह जो द्वितीय हैं, इनको महाराजा सवाई जय सिंह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये यहाँ पर 29th कछवाहा राजपूत रूलर थे। प्लस यहाँ पर आपने जयपुर सिटी के बारे में सुना होगा, तो जयपुर सिटी है ना, वो भी यहाँ पर इन्हीं ने ही फाउंड करी थी, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो। इनका जन्म होता है 3 नवंबर 1681 में आमेर के अंदर, और डेथ होती है 21 सितंबर 743 के अंदर जयपुर में। क्लियर हो गया। अब ये जब टेम्पल बनवाते तो पूरी तरह से टेम्पल तैयार नहीं हो पाता है, कुछ हिस्सा यहाँ पे बचता है। तो कुछ हिस्सा जो बचता है वो यहाँ पर पूरा करवाती हैं अहिल्याबाई होलकर। तो आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो अहिल्याबाई होलकर ने भी यहाँ पर जो आज के टाइम पर विश्वनाथ मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इनका जन्म होता है 31 मई 1725 में, मृत्यु होती है 13 अगस्त 1795 में। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हो,
ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने राजगद्दी की बागडोर को संभाला, फिर 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर बनवाए। यानी पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण किया था इन्होंने, जिसमें से यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काशी विश्वनाथ मंदिर की यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे कुछ हद तक मंदिर इधर जयसिंह द्वितीय ने बनवा दिया था और कुछ मंदिर यहाँ पर इधर अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया। क्लियर हुआ? अब ये आपने हिस्ट्री समझ लिया। जो करंट टाइम पर हमारे पास मॉस्क आपको देखने को मिलता है उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। फिर करंट टाइम पर जो यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलता है उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। जो स्टैंड किया हुआ है मंदिर आज के टाइम पर दिख रहा है वो यहाँ पर इन व्यक्तियों के थ्रू बनाया गया। बीच में यहाँ पर काफ़ी बार इसके अंदर कुछ चेंजेस होते रहे हैं। बाकी इसी प्रकार से मंदिर और मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद और भी भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, तो ये वाराणसी के अंदर ये विवाद देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से और ही मस्जिद को लेकर, जो मस्जिद यहाँ पे बिल्कुल मंदिर से सटे हुए हैं उस प्रकार के और ही मस्जिद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मालदा का, विदिशा का, धार में, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जगह पर इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो हमने अब तो ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया। कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी उठ रही है वो यहाँ पर यह है, देखो इस मॉस्क को देखते हुए रिसेंट टाइम में कुछ महिला हैं, 5 महिला, उन्होंने क्या करा, याचिका जारी करी कोर्ट के अंदर, पिटीशन डाला और बोला कि जो यहाँ पर ये जो दीवार है किसकी, ज्ञानवापी मॉस्क की, ठीक है, ये जो मॉस्क है मस्जिद है इसकी जो दीवार जहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैंने आपको दिखाए थे कि जो पिलर्स वगैरह हैं वो बने हुए हैं, है ना, इस दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ऐसा यहाँ पर विमेंस के थ्रू बोला गया। और उन्होंने यहाँ पर पिटीशन डाली और उन्होंने बोला कि हमें जाकर इसकी पूजा करनी है, हमें मंदिर में मतलब मॉस्क के अंदर जाकर हमें श्रृंगार गौरी माता के मंदिर की पूजा करनी है। तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से पिटीशन डाला। कोर्ट यहाँ पे बोलता है ऐसे यहाँ पर किसी दूसरे के रिलीजियस प्लेस में आप नहीं जा सकते। तो इनका कहना यह है कि पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, इसको लेकर सर्वे करवाओ, एक वीडियोग्राफी करवाओ। तब से यहाँ पर ये वीडियोग्राफी करवाने के बारे में चर्चा की गई, वीडियोग्राफी हुई भी। आखिरी दिन पर यहाँ पे क्या हुआ, वो जो शिवलिंग है वो यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बोलता है, वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस मुद्दे को मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखूंगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये उठता है, इसी के बीच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों आया? क्योंकि बोला जा रहा है क्या इस मॉस्क को हटाया जा सकता है, मॉस्क हटाकर वापस से वहां पर टेंपल बनाया जा सकता है। तो वो सारी बातें इस एक्ट के अंदर हम लोग समझते हैं। ये एक्ट बोलता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance for the religious character of any place of worship it exists on 15th day of August 1947। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ, तो जब ये देश आज़ाद होता है इस तारीख के बाद से जो भी यहाँ पर जैसा भी रिलीजियस प्लेस जैसा ही बना हुआ है, मतलब यहाँ पे मॉस्क के जैसा ही बना हुआ है, ठीक है, बुद्धिस्ट के जो रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, हिंदू के रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, क्रिश्चियन के रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, ठीक है, मुस्लिम्स के रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, जो प्लेसेस बने हुए हैं जैसे भी बने हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक्ट बोलता है। तो 15 अगस्त के बाद से जितने भी रिलीजियस प्लेसेस जैसे भी बने हुए हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कोई यहाँ पे मस्जिद था पहले, अगर हो भी तो यहाँ पर उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, इसी प्रकार का एक्ट लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसी के अंदर एक एक्सेप्शन, यानी कि एक एक्सेप्शन छोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद वाला, ये जो केस हुआ था आपको पता होगा, अयोध्या वाला। ठीक है, तो जो बाबरी मस्जिद वाला इशू था इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया था, इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया था कि इसको छोड़कर जितने भी यहाँ पर जो मंदिर, मॉस्क या फिर कुछ भी है, एक तरीके से क्रिश्चियन के चर्च हो गए या जो भी चीज़ें हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद से वो बनी हुई हैं तो वैसी की वैसी बनी रहेंगी, उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलता है। और इसने क्या किया, जो यहाँ पे बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा है इसको यहाँ पर एक तरीके से एक्सेप्शन में रखा था, इसको हटाकर बाकी सारी चीज़ें नहीं बदली जाएंगी। अब इसी एक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूजा स्थल कानून। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 1991 में ये जो एक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पर ये बात करता है 15th डे ऑफ अगस्त 1947 से लेकर, तो इस एक्ट को लाया कब किया गया था? इस एक्ट को लाया गया था 1991 में। 1991 में जो कांग्रेस की नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये यहाँ पर इस पूजा स्थल कानून को लेकर आए थे।
ठीक है। अब क्या होता है, मंदिर आंदोलन के दौर में जो मंदिर मस्जिद के विवाद हैं ये बहुत बढ़ चुके थे उस समय पर, तो इन विवाद को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया कि भाई देश की आज़ादी जब हुई है उस आज़ादी के बाद में जो भी मंदिर मस्जिद चर्च जो भी चीज़ें थीं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे वो ऐसे ही रहेंगे, उनको नहीं बदला जाएगा। तो इस प्रकार का एक्ट 1991 में लेकर आया गया था। लेकिन जैसे ही इस एक्ट को लेकर आए और भी बहुत सारा बवाल हुआ, बहुत सारे PIL यहाँ पर जारी करी गई, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर जारी करी गई। यहाँ पे ये बोला गया ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ज़बरदस्ती का स्टेप उठाया गया है। लॉ के थ्रू ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 तारीख बहुत गलत चुनी है, अगर आपको तारीख चुननी भी है तो आप 1192 चुनो ना, ठीक है, 1192 को चुनो। इस वजह से यहाँ पर इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 1192 के बाद हमने देखा कि हज़ारों टेम्पल्स और जो श्राइन्स हैं उनको डैमेज कर दिया गया था, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था मॉस्क के अंदर, उनको मस्जिद में बदल दिया गया था। तो आपको अगर तारीख चुननी है तो आप 15 अगस्त 1947 मत चुनो, तारीख चुननी है तो 1192 को चुनो। इस प्रकार से लेकर यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी यहाँ पर आप देख पाओगे PIL वगैरह जारी करी गई थी। क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन ये PIL हमेशा पेंडिंग पड़ी हुई आज तक, तो ये आप लोग देख पाओगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समझ में आ चुका है। तो इसके बारे में अगर छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हो। पूजा स्थल कानून क्या है, क्यों उठ रहे हैं सवाल, तो यहाँ पर जुलाई 1991 में केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है यहाँ पर इस पूजा स्थल कानून को लेकर आई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे विवाद बढ़ रहे थे, तो उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड पहले लो, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में समझा दिया है। क्लियर हुआ, तो ये था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आई होप आपको बहुत से अच्छे से सिंपल से शब्दों में इस पूरे मुद्दे के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। विश्वनाथ टेम्पल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। विश्वनाथ टेम्पल जो आज के टाइम पर इसको 18th सेंचुरी बनाया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर के थ्रू, ठीक है, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन इससे पहले का क्या इतिहास रहा है, हम लोग अभी तक सिर्फ इसी इतिहास को जानते हैं, लेकिन इससे पहले क्या इतिहास रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ लिया, तो आप कहोगे तो मतलब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते टेम्पल में, ठीक है। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखें तो ये तो यही बोलता है कि नहीं बदल सकते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको दूसरी प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अंदर एक एग्जाम्पशन, एक छूट दी जाती है। जैसे अयोध्या वाले केस को एक छूट मिली थी, वैसे यहाँ पर एक छूट मिलती है। छूट यह मिलती है, यहीं पर एक और एक्ट आता है, यहीं पर इसी एक्ट में एक और एक्ट की चर्चा होती है, वो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब आप देखना चाहते हो तो मैं इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी लेकर आऊँ, चाहे आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो अगर यहाँ पर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर इस मॉस्क के अंदर एक शिवलिंग मिला, तो इस एक्ट के तहत यहाँ पे जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसमें छूट मिल सकती है। इस 1958 के एक्ट के तहत जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसके अंदर छूट मिल सकती है। तो मतलब क्या है कि मॉस्क को हटाया जा सकता है? नहीं, मॉस्क को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जो भी हमारे पास जो भी मिला है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो हिंदुइज्म से चीज़ें रिलेटेड मिली हैं, तो उन चीज़ों को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो एक प्रोटेक्शन देगा। पहले तो जांच करेगा कि वो 100 साल पुरानी या नहीं पुरानी है। अगर 100 साल पुरानी है तो बिल्कुल उसको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर यहाँ पर मस्जिद को ना हटाया जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, इन चीज़ों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये यहाँ पर एक छूट मिलती है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक और अलग से एक्ट काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका नाम है। तो इसके तहत यहाँ पर एक छूट मिल जाती है। अगर वो जो चीज़ जो भी मिली है वो बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी इसके अंदर कुछ पेनल्टी वगैरह भी है। पेनल्टी मतलब क्या है, तो इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस एक्ट का उल्लंघन करता है, अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। लगभग 3 साल का पनिशमेंट हो सकता है और फाइन भी चार्ज किया जा सकता है, उसके ऊपर ये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लियर हुआ? बाकी ज्ञानवापी मॉस्क क्या है मैंने आपको ये भी समझा दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल चुका होगा। काफ़ी सारी रिसर्च लगी यार, बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा आपको। मैं यहीं पर आशा करता हूँ इस चीज़ की। और अगर जानने को मिला है तो फटाफट जो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है उसको दबा दो। जो टारगेट है 2K प्लस लाइक का उसको अचीव यहाँ पे करवा दो, ठीक है। एक सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पाओगे लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें सिखाएगा आपको।
क्योंकि हमारा ये जो वीडियो इसका पर्पज़ ही है कि मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस ला कर दूँ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यार ये भी है, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक सजेशन आप लोगों से चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स कुछ दिनों से आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर जो वीडियो है मॉर्निंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्कुल रहता है, तो हम इसको देख नहीं पाते। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को जैसे आपने पहले कुछ टाइम के लिए किया था, एक शाम पहले अपलोड कर दिया था, मतलब जैसे आज का ये 20 मई का वीडियो है तो आपको मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाता है। तो लोगों का कहना यह है कि सर आप एक काम करो, इसको 5 बजे से अपलोड करने से पहले 19 मई यानी कि एक दिन पहले रात में 8 या 9 बजे तक अपलोड कर दो। अगर आप इतने टाइम पर अपलोड कर दोगे तो हम लोग उसको देख लेंगे। और बात रही जो सुबह 5 बजे देखते हैं तो वो 5 बजे उठकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो तो वो अपलोड ही रहेगा। तो इसके ऊपर आप लोग भी अपनी राय दे सकते हो कि हाँ क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको शाम को अपलोड कर दूँ या यहाँ पे मॉर्निंग में अपलोड किया करें, तो आप बता सकते हो। वैसे तो कोई ये सजेशन भी सही लग रहा है, अगर मैं शाम को अपलोड कर देता हूँ वो वीडियो अपलोड ही रहेगा, क्योंकि ये लोग भी देख पाएंगे। जो लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे मॉर्निंग में, उनको द हिंदू देखना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे इस वाले वीडियो को भी, क्योंकि फिर मॉर्निंग में 2 वीडियो इकट्ठी हो जाती हैं, 2 घंटा यहाँ पे आपको लग जाता होगा चीज़ों को समझने में। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको डिस्कस करने के लिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता होगा, ये मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर मतलब फिर भी आप लोग बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो, ये मुझे ही मालूम है ना। तो बता सकते हो आप लोग, तो हो सकता है यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा पूरा कि एक शाम पहले इसको अपलोड कर दें। आप लोग देखना चाहो तो उसे एक शाम पहले देख सकते हो, फिर यहाँ पर कुछ लोग जो है उसको कल देख लेंगे। जिनको सुबह 5 बजे देखना है वो 5 बजे उठकर उसको वीडियो को देख सकते हैं, वो अपलोडेड रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लेकर नीचे कमेंट ज़रूर करना। चलो एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, इसको सीखेंगे। यूपीएससी ने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस टॉपिक को लेकर, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हुआ क्या है, देखो मुद्दा यह है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर में जो वेटेज है कंट्रीज़ का वो इंक्रीज़ कर दिया है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये वेटेज वगैरह क्या है, मैं आपको बताऊंगा आगे, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो। इस आर्टिकल को सिलेबस में कहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, तो GS पेपर 3 के अंदर आपका इकोनॉमी का पोर्शन आता है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कुछ पोर्शन है, यहाँ से आप लोग रिलेट कर पाओगे। हालांकि GS पेपर 3 में टेक्नोलॉजी भी आता है, एनवायरमेंट भी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी जो है ये हमारा मेजर पोर्शन रहने वाला है। तो इस आर्टिकल को बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया कि इंडियन मॉनेटरी फंड ने डॉलर और युआन, युआन जो है चाइना की करेंसी है और डॉलर जो है US की करेंसी है, तो इनका जो वेटेज है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर इंक्रीज कर दिया है। आपको पता होगा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो किस लिए बनाया गया, ताकि लोगों की हेल्प की जा सके, है ना, लोगों को फंड दिया जा सके। जैसे वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, तो बहुत सारी जो देश जब डूबते हैं, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हो, नेपाल का एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे देश जो डूबते हुए नजर आते हैं, एग्जाम्पल श्रीलंका पक्का परफेक्ट रहेगा। जब देश डूबता है तो उनको पैसा कौन देता है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे, IMF से लेंगे। वर्ल्ड बैंक का तो मेजर फोकस यह है दुनिया भर में देशों के अंदर भुखमरी को ख़त्म करना, ठीक है, उनको एक अच्छा खाना देना, ये यहाँ पर उनका फोकस रहता है, गरीबी को कम करना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये होता है कि अगर कोई देश डूब रहा है तो उसको वहाँ से बाहर निकालना। अब वो कैसे निकालेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास कुछ पैसा होता है और वो पैसा बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं आप लोग को एक ओवरऑल वैल्यू बताऊं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में आज के टाइम पर लगभग 960 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे ये करेंसी रखी हुई है, जिसके थ्रू यहाँ पे देशों की मदद करता हुआ नजर आता है। अब इस करेंसी के अंदर यहाँ पे दुनिया भर की करेंसी ऐड है। दुनिया भर की करेंसी ऐड है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, इसके मतलब बहुत सारी कंट्रीज के मेंबर हैं, वो सब आगे मैं आपको बताऊंगा। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, इससे पैसे को बोरो कर सकती हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, तो श्रीलंका IMF से पैसे को बोरो कर सकता है, क्लियर हुआ। और ये जो पैसा लिया जाएगा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिजर्व से, इसी के भंडार से लिया जाएगा, और इसके भंडार में बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। इसके भंडार में पॉपुलरली आज के टाइम पर आपको 5 करेंसीज देखने को मिलती हैं। आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में 5 दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज देखने को मिलती हैं। एक अमेरिका का US डॉलर, उसके बाद यूरो, चाइनीज युआन, और इधर जापानीज येन और ब्रिटिश का पाउंड। इनकी करेंसीज यहाँ पर रखी हुई है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। अब इनसे क्या होता है, कोई भी क्राइसिस आया तो उठा के यहीं से लोन निकाल कर दे दिया है, जिसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जानते हैं। तो IMF के पास में जो भी पैसा है बेसिकली वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब
इसी चीज़ के अंदर एक बदलाव किया गया है। और ये आर्टिकल पता है किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बदलाव हर साल नहीं होता है, ये बदलाव होता है हर 5 साल बाद। आज से 5 साल पहले ये चेंजेस हुए थे और आज चेंजेस हो रहे हैं। अब आने वाले 5 साल बाद 2027-28 में यहाँ पे बदलाव होगा इसको लेकर। तो इस वजह से आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025, 26, 27 तक भी यही इसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरकार कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर जो इन कंट्रीज की हिस्सेदारी है, मैंने आपको बताया यूएस का डॉलर है यहाँ पर, इसका यूरो हो गया, युआन हो गया चाइना की करेंसी, और येन हो गया जापान की करेंसी, और पाउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ब्रिटिश की करेंसी। तो इन पांचों का जो योगदान है, इन जो पांचों का जो कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ के अंदर, इसी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन किस किस का बढ़ाया गया है? सबका नहीं बढ़ाया है। यूएस डॉलर का यहाँ पे जो पहले वेटेज था वो 41.73% का था, तो इसको बढ़ाकर 43.38% का कर दिया गया है। तो यूएस का एक दबदबा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूरो का 30.93% हुआ करता था, इसका कम हो गया है, 29.31% हो गया है। चाइना की करेंसी को वैल्यू मिली है यहाँ पर, चाइना का जो युआन है इसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 10.92% से 12.8% हो चुका है, 12.28%। तो इन दोनों के अंदर एक बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। बाकी सब के अंदर थोड़ा अमाउंट कम हुआ है, लेकिन इन दोनों की बढ़ोतरी हुई है। तो आईएमएफ के अंदर इन दोनों का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है। कोई वोटिंग वगैरह होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर किसी चीज़ को लेकर, तो उस वोटिंग के अंदर इन दोनों की पावर्स वगैरह काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आप लोग ये ध्यान रख सकते हो। अब आप कहोगे ये कंट्रीज तो यार काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज लेकर बैठी हैं, काफ़ी सारा हिस्सा लेकर बैठी हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। भारत कुछ हिस्सा लेकर बैठा है क्या? हाँ, भारत भी कुछ हिस्सा लेकर बैठा है, लेकिन वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कम है। वो कितना कम है? तो भारत आज के टाइम पर इसके अंदर लगभग अपना 2.6% का हिस्सा लेकर बैठा है। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं तो एक डेटा यार मैं लेकर आया तो था, वो डेटा पता नहीं कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, आ गए यहाँ पर, ये है। तो यार देखो, भारत की जो यहाँ पर हिस्सा है, भारत के पास जो वोटिंग राइट है इसके अंदर में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वोटिंग वगैरह भी होती है, तो भारत के पास जो वोटिंग राइट है वो बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर 0.3% हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 2.3 फिर 2.6% की वोटिंग राइट है, ठीक है। चाइना के पास में जो वोटिंग राइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6% के आसपास है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर हिस्सेदारी कितनी है, अच्छा आपको मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया था फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि जो कंट्री अपना फॉरेक्स रिजर्व, बाहर के पैसे का भंडार यहाँ पे मेरे पास में रखती है, तो इंडिया भी यहाँ पर काफ़ी सारा फॉरेक्स रिजर्व रखता है। उस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर हिस्सेदारी भी होती है, तो यही हिस्सेदारी यहाँ पे काउंट की जा रही है। तो भारत का रोल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर कितना है, तो भारत यहाँ पर आईएमएफ के अंदर कितना स्पेशल ड्राइंग राउंड यानी कि कितना पैसा यहाँ पे होल्ड करके रखता है, तो 2.75% की यहाँ पे करेंसी इंडिया होल्ड करके रखता है इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर। वो एज अ करेंसी नहीं देखी जाती, उसको हम लोग स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। आप लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको समझ लिया, इंडिया का कितना यहाँ पर रोल रहा है मैंने आपको बता दिया। एसडीआर क्या है आपको पता चल चुका है। यहाँ पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स का अगर हम इतिहास देखें तो एसडीआर को लाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू 1969 में लाया गया था। एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बेसिस पर इसको लाया गया। उसके बाद इसके जो शुरुआत में जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ मेंबर्स जो कि हिस्सा बने, लेकिन बाद में यहाँ पर टोटल 5 मेंबर्स इसके हिस्सा बने। 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना ने यहाँ पर इसको होल्ड कर रखा है, वो यहाँ पर इसके मेंबर्स बने, ठीक है। एक एलाइट ग्रुप है जिसकी जिसकी करेंसी बहुत ज़्यादा होल्ड की गई है आईएमएफ के अंदर में। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ओनरशिप यहाँ पर इनके पास में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब जब मेंबरशिप की बात करते हैं तो चाइना की मेंबरशिप पहले नहीं थी, चाइना की मेंबरशिप 2016 में ऐड की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चाइना की करेंसी कौन सी है? युआन, या फिर इसको हम लोग रेनमिनबी के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। चाइना का जो रेनमिनबी है, इस रेनमिनबी की स्पेलिंग क्या है तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। मैंने इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके भी लगा दिया यार, अब यार ये देख पाओगे। चाइना का जो रेनमिनबी है ये यहाँ पर हिस्सा बनता है स्पेशल ड्राइंग राइट का साल 2016 में। तो साल 2016 से चाइना की करेंसी भी यहाँ पर इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर काउंट की जाती है। क्लियर हुआ? अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। एक यूनिट ऑफ अकाउंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में, एक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे करेंसी वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ पे करेंसी वैल्यू यहाँ पे दुनिया भर की लगभग जो 5 टॉप करेंसीज है उनको ऐड कर रखा है, जैसे यूएस का डॉलर है, यूरोपियन का यूरो है, उसके बाद जापानीज़ का यहाँ पे येन है, पाउंड स्टर्लिंग देखने को मिलेगा, चाइना का रेनबिनबी है, ठीक है। तो इनकी करेंसीज यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर देखी जाती है। इसको हर 5 साल बाद हम लोग यहाँ पर एक डेटा निकाल कर लाते हैं। तो अब यार 5 साल के अंदर कुछ चेंजेस हुए, अगला चेंज यहाँ पे अगले 5 साल बाद होने वाला है।
अब इसमें वेटेज क्या क्या इंक्रीज़ हुआ है वो वेटेज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग में। इंडिया का क्या यहाँ पर वेटेज है, इंडिया का क्या कोटा है हमने डिस्कस कर लिया। भारत के पास में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 2.75% का कोटा है। और अभी से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। जैसे हर एक देश के पास में फॉरेक्स रिजर्व होता है, बाहर की करेंसी हर एक देश होल्ड करके रखता है, तो भारत भी यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड करके रखता है। अब जब भारत विदेशी मुद्रा को होल्ड करता है, हमारे पास में विदेशी भंडार है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ये वेबसाइट है, उन्होंने ये बोला कि हम लोग 5 चीज़ें होल्ड करके रखते हैं। वो 5 चीज़ें क्या क्या हैं, सॉरी 4 चीज़ें होल्ड करके रखते हैं। 4 चीज़ें क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट यानी विदेशी मुद्रा को हम लोग रखते हैं, जैसे यूएस का डॉलर रखते हैं, गोल्ड रिजर्व्स यानी कि जो सोना होता है उसको रखते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को रखा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एसडीआर के अंदर कितनी हिस्सेदारी है वो भी यहाँ पर रखी जाती है, ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। क्लियर हो गया ना? तो आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग बड़ी देर से आईएमएफ कर रहे हैं क्योंकि ये सारा मुद्दा आईएमएफ का है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आईएमएफ है क्या ये भी बता दो। देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक के बिल्कुल साथ में ही। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद में दुनिया भर में क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं, लोगों को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को पैसा चाहिए होता है अपनी कंट्रीज़ को वापस से खड़ा करने में, तो उसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। नाउ ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एग्री करती हैं एक कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को बनाया जाता है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है, जिसको हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक को भी बनाया जाता है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी बनाया जाता है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे आईएमएफ को एग्जैक्टली क्रिएट किया गया 1945 में, और आईएमएफ के अंदर टोटल 190 देश आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो इसकी मेंबरशिप को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। भारत ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था 1945 में ही। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। रिपोर्ट्स कौन कौन सी हो गई, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को पब्लिश करता है। तो आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट इसको रिपोर्ट को पब्लिश करता है? हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने 2016 में यही क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्टली, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट किसके थ्रू प्रिपेयर करी जाती है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी। आगे आते हैं, फिर 2016 में यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा। देखो 2016 में ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था आईएमएफ को लेकर। 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा आईएमएफ को लेकर। वो क्या था कि मैंने आपको बताया कि 2016 में चाइना की करेंसी को ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी को लेकर, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रोपोज टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ आईएमएफ एसडीआर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर कौन सी करेंसी को ऐड किया गया, जो कि 5वीं करेंसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रूबल, रैंड और इंडियन रूपी या फिर रेनमिनबी। तो आपको समझ में आ जाएगा इन तीनों में से कोई सी करेंसी नहीं है, लास्ट वाली करेंसी है रेनमिनबी, जो कि चाइना की करेंसी है जिसको ऐड किया गया था, जिसको हम लोग युआन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? तो यूपीएससी ने 2016 में, क्योंकि 2016 में ये घटना घटी थी, ये हुआ था, तो 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। फिर उसके बाद साल 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कौन कौन से आइटम्स ऐड करे गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 4 आइटम्स हम लोग ऐड करते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। जो विदेशी भंडार होता है उसमें 4 चीज़ें रखी जाती हैं। तो क्या क्या रखा जाता है? पहला ऑप्शन बोलता है फॉरेन करेंसी एसेट, स्पेशल ड्राइंग राइट, हाँ फॉरेन करेंसी एसेट होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट ये भी होता है। लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, नहीं, लोन के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन फॉरेन कंट्री एसेट, हाँ होता है। गोल्ड, हाँ होता है। उसके बाद एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट, हाँ ये भी होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। बाकी 2 ऑप्शन को और देख लेते हैं। सी ऑप्शन बोलता है फॉरेन करेंसी एसेट, लोन, वापस लोन के बारे में हमने चर्चा की नहीं। आखिरी वाले में भी लोन के बारे में चर्चा की जा रही है, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें होल्ड की जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट और आईएमएफ के अंदर एक हिस्सेदारी। तो इसमें आप देख पाओगे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये यूपीएससी 2013 के अंदर क्वेश्चन आ गया है। आई होप आप लोगों ने इसको भी काफ़ी अच्छे समझ लिया, मज़ा आ चुका है। तो फटाफट वीडियो पर जो टारगेट है उसको अचीव करवा दो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडोसल्फान ट्रेजेडी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। इसका जो भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारी बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है।
एंडोसल्फान ट्रेजिडी कुछ ऐसी ट्रेजिडी थी जिसने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अपाहिज कर दिया, बहुत सारे लोगों की जान ले ली, बहुत सारे बच्चों की जान ले ली। अब इसको लेकर रिसेंट डेज में एक आर्टिकल पब्लिश होता है द हिंदू के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि केरला ने कुछ भी नहीं किया इन एंडोसल्फान विक्टिम्स के लिए। विक्टिम्स कौन है? जो कि यहाँ पर इस बीमारी से सफ़र करे, इस एंडोसल्फान की वजह से यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पे खतरा हुआ, जो लोगों की जान गई, लोग अपाहिज हुए। तो ये सब कहाँ पे हुआ था? केरला के अंदर हुआ था। तो केरला ने पिछले साल में कुछ भी नहीं किया इन लोगों के लिए, इनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया है। तो इसी मुद्दे को आगे डिटेल से एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लो ये आर्टिकल कहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी का पोर्शन है, यहाँ पे हेल्प करेगा। उसके साथ साथ जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा एनवायरमेंट का टॉपिक है, यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये एंडोसल्फान ट्रेजेडी क्या है, हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को सलाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केरला सरकार से बोला कि भाई आपके यहाँ एक घटना घटी हुई थी, एंडोसल्फान ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर एंडोसल्फान का आपने कहाँ पर फसलों पर यूज़ किया। एंडोसल्फान क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। तो एंडोसल्फान का फसल पर यूज़ किया गया। अब फसल पर जब यूज़ किया तो लोगों के अंदर ये पहुँचा, लोगों के अंदर पहुँचा तो लोग बीमार होने चालू हुए, लोगों की जान जानी चली गई। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो कोर्ट ने स्पेशली केरला से बोला था कि भाई यहाँ पर जो भी लोग सफ़र किए हैं इस एंडोसल्फान ट्रेजेडी की वजह से, उनको 5 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन दे देना। लेकिन 5 साल हो चुके हैं इस पूरे मुद्दे को। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को केरला ने माना नहीं है। केरला ने अभी तक लगभग 3704 विक्टिम में से सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों को यहाँ पर ये पैसा दिया है। तो अभी यहाँ पे पूरे सारे लोग बचे हुए हैं, उनको कोई भी हेल्प नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोला है कि भाई केरला सरकार को हेल्प करनी चाहिए, और इसी चक्कर में यहाँ पर बोला गया कि केरला ने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे समझ चुके हैं कि मुद्दा क्या आ रहा है। मुद्दा यह है कि एंडोसल्फान का यूज़ होता है केरला के अंदर। एंडोसल्फान को साइलेंट किलर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्या है? तो एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोराइड इंसेक्टिसाइड है, यानी कीटनाशक। हम लोग फसल लगाते हैं तो फसल के अंदर कीड़े ना लग जाएं, तो उन कीड़ों को मारने के लिए एंडोसल्फान का इस्तेमाल होता है। तो वही यहाँ पर ये एंडोसल्फान हो गया। उन कीड़ों को मारने के लिए ये एंडोसल्फान लाया जाता है। एंडोसल्फान को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है 1950 में, इसको लाया गया। इसको हम लोग इसके व्यापार के नाम से जानते हैं। इसको जब इसका व्यापार होता है ना, तो एंडोसल्फान नहीं बोला जाता इसको बोला जाता है थियोडान। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हो, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बात बोली गई। यहाँ पे बोला गया एंडोसल्फान की वजह से अगर ये बॉडी के अंदर चला जाए तो ये डायरेक्टली ब्रेन को डैमेज करता है। ब्रेन के साथ साथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे। फिजिकली यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बॉडी का पूरी तरह से खराब हो जाता है इस एंडोसल्फान की वजह से। उसके बाद एक जहर की तरह काम करता है। और हुआ क्या, इस एंडोसल्फान का छिड़काव किया गया फसलों के ऊपर। केरला ने क्या किया, कॉटन, जो कॉटन की फसल है, कैश्यू की फसल है, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, इन सब के ऊपर कीटाणुओं को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एंडोसल्फान का छिड़काव किया। अब एंडोसल्फान का छिड़काव किया ताकि वहाँ पे जो वाइट फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वर्म्स हैं, उनको मार दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, ये एंडोसल्फान इन फसलों के अंदर लगा और इसने यहाँ पर लोगों की जान ले ली बड़ी कगार के अंदर। मैंने आपको जिसके बारे में बताया, बहुत सारे विक्टिम्स यहाँ पर निकल कर आए, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोसल्फान ट्रेजेडी। एंडोसल्फान क्या है, हमने ये सब डिस्कस कर लिया। जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट इस एंडोसल्फान के प्रोडक्शन के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा देता है। बैन मतलब ना ही इसको बनाया जाएगा, ना इसको बेचा जाएगा, कहीं से कहीं तक इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। अब एंडोसल्फान और इसको लेकर कुछ कानून वगैरह हैं, वो क्या है? देखो, हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है। तो यानी कि जो कीटनाशक को लेकर एक एक्ट है हमारे पास 1968 का। ये रेकमेंड ये करता है कि भाई एंडोसल्फान का हर जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। एंडोसल्फान का कुछ जगह पर ही यूज़ होगा। इसके ऊपर, इसके यूज़ के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। और दूसरा लॉ क्या बोलता है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसने यहाँ पर एंडोसल्फान को एक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पर ये प्रदूषण फैलाने वाला ये एक तरीके से पॉल्यूटेंट है। और इसी के साथ में लगभग 73 देशों ने, 73 देशों ने इस एंडोसल्फान को बैन कर दिया। वो आज के टाइम पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंडोसल्फान को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने बोला ये हाईली हजार्डस है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला है।
और जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है इंडिया के अंदर में, इसने भी एंडोसल्फान को एक्सट्रीमली हैजार्डस बोल दिया है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जहरीला है, जो कि इंसान को मार देगा। ये है एंडोसल्फान। अब एंडोसल्फान को लेकर केरला के अंदर क्या ट्रेजेडी होती है, कहाँ कहाँ पर ट्रेजेडी होती है, आप देख पाओगे इंडिया का मैप। यहाँ पर केरला हुआ, तो केरला का मैप जब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इधर पलक्कड़ देखने को मिलेगा, इधर कोलिंगकोड है, ये सारी जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहीं पर ये 4 जगह पर ये ट्रेजेडी होती है जहाँ पर एंडोसल्फान की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह आता है, कौन सा, मुथालमड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जगह, यहाँ पर भी एक पूरी की तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे जो कसारकोड़े पैड्रे विलेज आपको देखने को मिलेगा केरला के अंदर में, यहाँ पे कुछ रेसिडेंट्स, यहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि एंडोसल्फान का छिड़काव किया जाता है काजू की फसल के ऊपर, कैशू प्लांटेशन के ऊपर एंडोसल्फान का छिड़काव करते हैं ताकि कीटाणु से उस फसल को बचाया जा सके। और इसके छिड़काव को शुरू कर दिया जाता है 1976 में। और कुछ साल बाद ये देखते ही हैं उस फसल के आसपास की वजह से जो वहाँ के बछड़े वगैरह गाय भैंस है, ठीक है, वो यहाँ पर जब पैदा हो रही थी तो उनके अंदर यहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल रही थी, अपाहिज सी, उनका बॉडी का शेप यहाँ पे प्रॉपर नहीं था। फिर उसके कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि बहुत सारे जो लोकल चिल्ड्रंस थे, ठीक है, बहुत सारे जो लोकल बच्चे थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल थे, ठीक है, जिनकी उम्र यहाँ पर 25 साल से कम थी, वो सब के अंदर सीवर डिसऑर्डर्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसऑर्डर देखने को मिला। तो एनवायरमेंट के अंदर एंडोसल्फान एक जहर की तरह घुल रहा था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली। अब उसके बाद में आता है मैंगो ऑर्चार्ड ऑफ मुथलामड़ा पंचायत। ये तो हमने केरला के एक जगह की बात कर ली। दूसरी जगह कौन सा है, पलक्कड़ का ये वाला एरिया। तो एंडोसल्फान का वहाँ पर मैंगो के फार्म में, यानी कि आम की जो खेती है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके अंदर इस्तेमाल किया गया तो उसकी वजह से जानवर वगैरह के अंदर डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने ये भी बोला कि उस एनवायरमेंट के अंदर इतना जहर घुल गया कि उसकी वजह से जो मंकी है यानी बंदर है उनकी डेथ हुई, रेप्टाइल्स की डेथ हुई, बहुत सारी बटरफ्लाइज वगैरह वो सब मर जाती थी हर दिन। तो ये एंडोसल्फान इतना खतरनाक था। और इसी चीज़ को देखते हुए एंडोसल्फान जब इतना सारा बवाल क्रिएट कर रहा था तो केरला सरकार ने खुद इस एंडोसल्फान के यूज़ के ऊपर 2005 में बैन लगा दिया कि हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। हालांकि बहुत सारे राज्य इसके आसपास वाले वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे केरला ने बैन लगा दिया। साल 2011 में 7वीं मीटिंग होती है स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, और ये पूरी तरह से दुनिया भर में बैन लगा देता है कि भाई एंडोसल्फान की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, इसको बनाया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पूरी दुनिया में बैन लगा दिया। और उसी साल 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगा दिया कि भारत के अंदर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा एंडोसल्फान का मुद्दा। आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। और उसी को लेकर ये बैकग्राउंड है कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार से बोला था कि भाई जितने भी लोगों की जान गई है, जितने भी विक्टिम्स हैं, उन सबको 5 लाख का कंपनसेशन दे दो। लेकिन अभी केरला सरकार ने वो कंपनसेशन सिर्फ 8 लोगों को दिया है, जबकि हज़ारों लोग बचे हुए हैं। तो यही हमारी यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आता है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जान लिया है। तो एंडोसल्फान का एक रिवीजन कर सकते हैं। एंडोसल्फान क्या है, वाइडली बैन्ड पेस्टिसाइड है, यानी कि एक ऐसा कीटनाशक है जिसको बैन कर दिया गया है। बैन यहाँ पे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था क्योंकि इसने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बुरी तरह से इफेक्ट किया। ये मैंने आपको बताया। केरला के अंदर सबसे बुरे हालात हुए इस एंडोसल्फान को लेकर, वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको मज़ेदार तरीके से सारे आर्टिकल समझ में आ चुके हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है, बहुत कुछ जानने को मिला है। ये सब कुछ आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है। एग्जामिनेशन से जो भी सिलेबस वगैरह है वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें लिंक करके बता दी हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। बाकी आप लोग अपना सजेशन ज़रूर देना जिस चीज़ को लेकर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आप लोग ज़रूर अपना सजेशन दे सकते हो कि हम लोग क्या एक दिन पहले उस वीडियो को अपलोड करें। वीडियो को अपलोड कर सकते हैं तो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रह सकता है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।